370 पर सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई। 5 जजों की संविधान पीठ सुना सकती है फैसला। सभी याचिकाओं पर 16 दिन तक हुई थी सुनवाई। जहरीले धुएं से शहर की फिजा हो रही प्रदूषित। कठुआ में औद्योगिक क्षेत्र से बढ़ता जा रहा प्रदूषण। प्रदूषण नियंत्रण विभाग नहीं कर पाया प्रभावी कार्रवाई। डोडा प्रशासन का अड़ियल रवैया बचपन पर पड़ा भारी। हाड़ कंपाने वाली सर्दी में स्कूल जाने को बच्चे मजबूर। स्कूलों में छुट्टियां डालने को लेकर नहीं हुआ फैसला। और सांबा में लोगों की जानों से हो रहा खिलवाड़। वाटर टैंक की पिछले 1 महीने से टूटी छत। लंबी ताने सोए जल शक्ति विभाग के अधिकारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको 370 के हवाले से खबर दिखा देते हैं, जिसमें आप देखिए किस तरह से सुनवाई होगी। और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो है 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इन सभी याचिकाओं पर 16 दिन तक मैराथन सुनवाई हुई थी और अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है। यहां पर ये वो तय करेगा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला असंवैधानिक है या नहीं। तो ये यहां पर तय किया जाएगा। बताते चले कि संविधान पीठ में देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई और उनके साथ ही यहां जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे हैं। और वही नोटिफिकेशन जारी होने पर जम्मू कश्मीर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। आपको बताते चलें कि लगातार अटकलें ये लगाई जा रही है कि 370 की वापसी यहां पर की जाएगी, क्योंकि कश्मीर से ज्यादातर यही आवाज सुनने को मिल रही थी। लेकिन पूरा मामला जरा समझ लीजिए, क्योंकि 16 दिन तक देश की सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई कि आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने वाला जो भारत सरकार का 2019 का फैसला था वो कितना संवैधानिक तौर पर था या नहीं, इसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर चर्चा हुई। और दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 26 वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को ही अदालत ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 11 दिसंबर को कोर्ट अपना यहां पर फैसला सुनाएगी। यानी कि आप देखिए, अब 11 दिसंबर का दिन काफी अहम माना जा रहा है कि वो किस तरह से यहां पर रहेगा। लेकिन 11 दिसंबर वह तारीख होगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट यह तय कर देगा कि धारा 370 को निष्प्रभावी करने का भारत सरकार का फैसला सही था या नहीं। तो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को यहां पर विशेष दर्जा जो है वो यहां पर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश इसे बना दिया गया था। लेकिन फिलहाल आप देखिए, राज्य का दर्जा छिन गया और कुल 26 वकीलों की दलीलों पर यह पूरी तरह से काम किया गया था। अब देखना ही होगा कि 3 साल तक ठंडे बस्ते में ये पड़ा रहा है। अब किस तरह से फैसला 11 दिसंबर को रहेगा, क्योंकि आए दिन इस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने कई तरह से आप देखिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। सरकार का पक्ष किसने रखना, इस पर भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। सरकार के फैसले के खिलाफ जो यहां पर पेश हुए हैं लोग, उन्होंने किस तरह से दलीलें रखी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो पेश होने वाले लोग थे उनमें सीनियर वकील डाले गए थे, उन्होंने अपनी पूरी तरह से बात को सामने रखा। सरकार की ओर से यहां पर दलीलें दी गई कि किस तरह से पहले यहां पर 370 था। सरकार का ये पक्ष था कि जम्मू कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह से जोड़ने के लिए धारा 370 को निष्प्रभावी करना बहुत जरूरी था। और सरकार ने तो यहां कोर्ट पर ये कह दिया है, कोर्ट में ये कह दिया कि भारत में राज्य सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन राज्य से जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय बगैर
अनुच्छेद 370 के निरस्त किए बिना यहां मुमकिन नहीं था। तो जाहिर तौर पर आप देखिए दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष किस तरह से अपनी बातें रखता नजर आया, लेकिन उस बीच में अब देखना ही होगा कि 11 दिसंबर को किस तरह से इस पर काम रहेगा। अनिल हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। अनिल, जरा पूरी जानकारी बताइएगा, जिस तरह से रखा गया कि पक्ष किस तरह से यहाँ पर रखे गए, सरकार की तरफ से भी और अलग अलग पार्टियों की तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से भी रखे गए, लेकिन अब हर किसी की नजर 11 दिसंबर पर टिकी हुई है। क्या लगता है 11 दिसंबर को क्या होने वाला है? देखिए आशा, अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर जो है ये बेहद खास रहने वाला है, जिसको लेकर सबकी निगाहें 11 दिसंबर को है और वो सोमवार का दिन जो नई किरण के साथ होगा। हालांकि भारत सरकार ने जो है पहले ही सुनिश्चित कर दिया है, हालांकि जिसमें लगातार पक्ष दर पक्ष जो है ये लंबी प्रक्रिया चली है, जिसमें लगातार हम देखें कि 3 साल तक जो है इसका इंतजार करना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे सुनिश्चित कर दिया गया है, हालांकि फैसले को जो है वो पूरी तरह से तय कर लिया गया है। अब ये देखना होगा कि जो 11 दिसंबर होगी, हालांकि हमने ये देखा कि कई दलीलें वहां पर सुनी गई और कई वकीलों ने अपनी जो है वो बातें रखी, सरकार के पक्ष की तरफ से भी कई जो है बातें जो है वो साफ जाहिर की थी। और अब ये 11 जो दिसंबर है ये बेहद खास जम्मू कश्मीर के लिए है। हालांकि ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो छीना गया था 5 अगस्त 2019 को, मगर अब सरकार का ये साफ कहना है कि इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और पूर्ण विलय जो है वो भारत के साथ हुआ है। हालांकि इससे पहले भी भारत का विलय जो है वो हो चुका था, मगर अब कहीं ना कहीं जो पिछड़ा था जम्मू कश्मीर अब वो लंबी ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो पूरी तरह से इन दलीलों को सुनकर क्या कुछ आगे का फैसला सुनवाती है। लेकिन अनिल, उस बीच में अगर हम सरकार के खिलाफ जो याचिकाकर्ता पहुंचे थे उनकी दलील पर अगर बात की जाए तो जिसमें कि कपिल सिब्बल का नाम आता है, काफी सीनियर एडवोकेट हैं वो, और उन्होंने तर्क दिया था कि यहाँ पर धारा 368 के जरिए भारत सरकार को संविधान में संशोधन का अधिकार है, वह अनुच्छेद 370 पर लागू नहीं होता है, लिहाजा उसको निरस्त करने का फैसला ये संसद यहाँ पर नहीं ले सकती है। तो इस तरह से दलील उन्होंने भी रखी थी। क्या लगता है कि अब 11 दिसंबर में एक बार फिर से दलीलें सुनने को मिलेंगी या फिर सीधे तौर पर फैसला रहेगा? देखिए अभी तक जो बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर को जो है वो सीधा साफ फैसला आ सकता है। हालांकि दलीलों को सुन लिया गया है, फैसले को सुनिश्चित कर लिया गया है। अब ये सिर्फ इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस का बेंच था वो इसको लेकर अपनी पूरी प्रतिक्रिया रखेगा और फैसला रखेगा और उसमें ये देखना होगा। अब 11 दिसंबर को ही सामने आ पाएगा अनिल कि आखिर किस तरह से ये पूरा फैसला यहाँ पर रहता है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की नजर इसी फैसले पर टिकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से धारा 370 को लेकर 11 दिसंबर को यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी, ये 11 दिसंबर को ही सामने आ पाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सीधा लिए चलते हैं सांबा, और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर एक बड़ी घटना पेश आई है। और एक बड़ी घटना होते होते यहां पर आप देखिए किस तरह से ये टलती तो नजर आ रही है, लेकिन किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता है। सांबा में जल शक्ति विभाग की बड़ी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। यहां विभाग में आप देखिए एक वाटर टैंक है जिसकी छत पिछले 1 महीने से टूटी हुई है, तो ये किसी बड़े हादसे से कम तो नहीं है, लिहाजा आप देखिए किसी भी वक्त हादसा यहां पर हो सकता है। आलम यह है कि लगातार 700 घर जो हैं वहां पर पानी की सप्लाई होती है, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि छत टूटी है तो जाहिर तौर पर पीने का पानी है, तो आम जनता किस तरह से इस गंदे पानी का इस्तेमाल कर रही होगी। और अधिकारी अभी तक आंखों में पट्टी बांधे हुए यहां पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जाहिर तौर पर जल शक्ति विभाग पर भी सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। और हमेशा से आप देखिए लोगों का यह आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ विभाग का नाम बदलने से यहां पर काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की भी जरूरत रहेगी। ऋषि हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से छत टूटने का मामला सामने आया है कि वाटर टैंक है, छत नहीं है, पीने का पानी है, लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है, क्या लगता है कि अभी तक जल शक्ति विभाग क्यों काम इस पर नहीं कर पाया है? देखिए, अगर जल शक्ति विभाग की बात करें तो बड़ी नालायकी आप कह सकते हैं सामने, एक बड़ी लापरवाही सामने है। जिस तरह से ये जो
वाटर टैंक की हम बात कर रहे हैं, वाटर रिजर्वायर की, ये जल शक्ति विभाग के अधीन सांबा का ये ट्यूबवेल नंबर 2 इसे कहते हैं, जो पिछले 1.5 महीने से इस खंडरात की हालत में जो वो आ चुका है। और आपने देखा कि किस तरह से इसका छत जो पूरी तरह से टूट चुका है और इसका जो मलबा टूटकर पानी के अंदर गिरा है, यही पानी जो वो लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। और यहाँ से लगभग 600 से 700 घरों को ये पानी यहाँ से सप्लाई होता है। लगभग 1 लाख गैलन जो है यहाँ से सप्लाई होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। लोगों की जो सेहत है इससे खराब हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हमें ये तमाम चीजें पता चली, हम ग्राउंड पर पहुंचे, तो हमने जब इसको कवर किया, तो इसको कवर करने के कुछ घंटों के बाद ही इसको जो है वो ढक दिया जाता है एक तरपाल की मदद से। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको जो है अब इसका काम किया जाएगा। लेकिन इसकी हमने जो खुद ऊपर चढ़कर टैंक के ऊपर जो हमने इसकी हालत देखी है, वो काफी दयनीय हालत थी। काफी गंदगी इसमें जो पानी में पड़ती नजर आ रही है, यानी पक्षियों की गंदगी, तूफान, बारिश का पानी तमाम इसमें जो जब मिक्स होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो गंदा पानी की सप्लाई है वो पूरे शहर में जो वो की जाएगी। लेकिन जो बड़ा दावा पेश किया जा रहा है ऋषि, जल शक्ति विभाग की तरफ से कि हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, पाइप्स पहुंचाई जा रही हैं, महज वहीं पर काम सीमित नहीं हो जाता है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, जल शक्ति विभाग की अगर बात करें तो नाम तो बदल दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जल शक्ति विभाग की शक्ति खत्म होती नजर आ रही है। हर घर नल, हर घर जल देना का जो दावा इनकी तरफ से किया गया था और स्वच्छ पानी जो है वो देने का दावा किया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो उससे काफी ज्यादा नुकसान जो वो हो सकता है। इसको लेकर जो कंसर्न विभाग के अधिकारी है उनको जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। लेकिन अभी भी हम ग्राउंड पर ये देख रहे थे कि जिस तरह से तरपाल से ढका गया है, ये भी कहा गया कि टेंडर इसका हो गया है, इसका काम जो वो जल्द शुरू किया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, अब लोगों को तो ये जो वो लग रहा होगा कि अगर कोई बीमार होता है, किसी को कोई स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीजें सामने आएंगी गंदा पानी पीने की वजह से सामने आई। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि लोग इस ट्यूबवेल का पानी जो वो पी रहे हैं, जो लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि प्रशासन को एक बड़े स्तर पर संज्ञान लेने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, उससे पहले जल शक्ति विभाग को कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और इससे लोग किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, परेशानी उन्हें हो सकती है, जिस पर ध्यान गड़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, कठुआ लिए चलेंगे अब आपको। और कठुआ में औद्योगिक क्षेत्र के जहरीले धुएं से शहर की फिजा प्रदूषित हो रही है। ये औद्योगिक क्षेत्र हटली मोड़ से ही यहाँ रिहायशी क्षेत्र के साथ सटा हुआ है, जिसमें दिन ब दिन नई इकाइयां लगने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग से शिकायत भी की है, लेकिन इन इकाइयों के माध्यम से आप देखिए काम किस तरह से हो रहा है। इन इकाइयों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जिससे स्थानीय लोग कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे ग्रसित हो रहे हैं। तो साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये धुआं किस तरह से हवा में फैलता नजर आ रहा है, और जाहिर तौर पर ये लोगों को सांस की परेशानी दे सकता है, फेफड़ों की परेशानी दे सकता है, और भी कई तरह की परेशानियों से उन्हें यहाँ पर निजात मिले, इसके लिए प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि रिहायशी इलाके के अंदर इस तरह से फैक्ट्रीज जो है वो लगाई गई हैं, तो सवालिया निशान जरूर बनता है कि आखिर ये फैक्ट्री यहाँ पर किस तरह से लग गई। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि कठुआ में औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से ये पूरी तरह जो काम है वो हो रहा है, जहरीला धुआं हवा में जाता जा रहा है, तो कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस पर ध्यान गड़ाने की जरूरत थी कि आखिर जिस तरह से पूरी आबो हवा यहाँ पर खराब हो रही है उस पर किस तरह से काम होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा कि AQI लेवल किस तरह से खतरे की घंटी पार बार बार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से काम दिल्ली सरकार भी कर रही थी। लेकिन उसी तर्ज पर अब जम्मू के अंदर भी अगर काम होता है तो लोगों का जीना किस तरह से मुहाल हो सकता है आने वाले समय में, ये हर कोई बेहतर तरीके से समझ सकता है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर निजात लोगों को दिलाना बहुत जरूरी था, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने देखा लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, और जम्मू के अंदर आबो हवा जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो पूरी आबो हवा कहीं ना कहीं खराब हो रही है। जिला कठुआ के अंदर जो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां हैं उन पर नकेल अभी तक क्यों नहीं कसी गई है, और प्रदूषण बोर्ड जो है वो क्या काम कर रहा है? आशा, ये जहाँ पे बताने वाली बात जरूरी ये है कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है कठुआ, वहां पर पॉपुलेशन इतनी थिक है कि वहां पे जो गांव है, जो पुराने गांव है, जहाँ वहां पर इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है कि वहां से
पर इन इकाइयों का जो प्रदूषण है वो उन बस्तियों में जाता है और जिसके कारण वहां पर लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। गोविंद सर, जो कठुआ का रेलवे स्टेशन है, वो वहां की बात करूं तो वहां पर उसके वो चारों तरफ से औद्योगिक इकाइयों से घिरा हुआ है और ऐसी इकाइयां लगी हुई हैं जो रेड कैटेगरी की आती हैं, जिनका प्रदूषण सबसे अधिक होता है, जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, रेड कैटेगरी की ऐसी इकाइयां लगी हैं, जिसके कारण वहां का जो गोविंद सर का एक मोहल्ला है, जो गांव है, वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं, मैं ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ, वो जो बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं वो अपाहिज पैदा होते हैं। इसको लेकर कई बार पिछले 2 दशकों से लगातार जांच जारी है, लेकिन इस रहस्य में बीमारी का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद ही ऐसी समस्या उस इलाके में आई। लोगों ने काफी आवाज भी उठाई, दिल्ली से केंद्र से भी टीमें यहाँ पर पानी के सैंपल जांचे, लोगों की मिट्टी के, लोगों के घरों का उन्होंने लिया और पूरा लोगों का जो स्वास्थ्य का डाटा था पिछले 2-3 पीढ़ियों का वो भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर ये परेशानी लोगों में बनी हुई थी। लेकिन रंजीत, जिसको यहाँ लेकर पर कानून ये कहता है कि आप रिहायशी इलाके के अंदर इस तरह से फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, और अगर लगाई गई है तो आम जनता जो है वो डीएम के पास जा सकती है, एसएसपी के पास जा सकती है, आवेदन दे सकती है और मांग कर सकती है कि यहाँ पर जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली होती चली जा रही है। और जिस तरह से आप खुद बेहतर बता रहे हैं कि बच्चे वहां पर किस तरह से पैदा हो रहे हैं, अभी तक डीएम से या एसएसपी से कोई बातचीत हुई है? कोई आवेदन वहां पर आम जनता की तरफ से दिया गया है कि परेशानी हो रही है, इसे बदला जाए? बिल्कुल, आम जनता की तरफ से आवेदन जो है, लगातार शिकायतें की जाती हैं इस इलाके के लोगों की तरफ से, लेकिन इस पर जो पोल्यूशन विभाग है, जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, उसकी तरफ से मात्र यही कहा जाता है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको उनके पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो डिवाइसेस लगने हैं वो लगाने चाहिए, उसका ऑर्डर निकाला जाता है, लेकिन फाइलों में, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर कोई उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी वहां पर नहीं की जाती है। आशा, तो जिसके चलते लोगों में काफी रोष है पोल्यूशन विभाग के खिलाफ, जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उसके खिलाफ, और उनके अधिकारी कर्मचारी जो है उनका जो मेन ऑफिस है वो जम्मू में है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन लोगों की पहुंच उनके तक ही है। लोग उनको कई बार आए दिन उनको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बात करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्या जिला कठुआ के अंदर चेक किया गया है? AQI लेवल कहां तक है? कुछ उस हवाले से कोई जानकारी आपके पास आ पाई है? अभी पिछले दिनों मैंने इसकी जानकारी जब ली थी मौसम विभाग के लोगों से, तो उन्होंने जो कठुआ को 2 भागों में बांटा गया, एक शहर का इलाका था, एक औद्योगिक इलाका जो नेशनल हाईवे के टूवर्ड्स उत्तर की तरफ जो पड़ता है, नॉर्थ की तरफ, वो इलाका था। उस इलाके की बात करूं तो वहां पर AIQ जो की मात्रा थी जो वो 500 से ऊपर थी, और जो शहर का था वो 250 के बीच, 250-300 के बीच था। तो लगभग दोगुने से भी ज्यादा का फर्क उस इलाके में आ रहा है, और जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही है, लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। जब डॉक्टरों से मेरी बात हुई तो किस तरह की परेशानी और किस तरह के मरीज इस इलाके से ज्यादातर देखने को मिलते हैं, मेडिकल स्टूडेंट से बात हुई तो उनका कहना है कि अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम के लोग, जो बीमारी के लोग हैं वो ज्यादा इस इलाके से आते हैं, क्योंकि वहां पर प्रदूषण की वजह से, केमिकल जो फैक्ट्रियों का रिसाव होता है उसकी वजह से, जहाँ फिर जो पानी है उस इलाके का वो भी प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि उसमें केमिकल जो है में मिक्स होते हैं। तो और जो धुआं है, धुएं के कारण अस्थमा जो है एक बड़ी भयंकर बीमारी है जो इस इलाके में फैली हुई है, जिसको लेकर लोगों में काफी डर बना हुआ है। और जब आला अधिकारियों से बातचीत हुई है रंजीव, तो उनका क्या कहना था कि कब तक इस पर एक्शन कर लिया जाएगा? क्योंकि लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, बीमारियां लग रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? किस तरह से निजात आम जनता को दिलाई जाएगी? आला अधिकारियों से, जब प्रशासन के अधिकारियों से हमारी इस प्रदूषण को लेकर बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदूषण नियंत्रण के डिवाइसेस होते हैं, जैसे अगर कोई किसी फैक्ट्री का कोई पानी जो है, जो दूषित पानी, जो केमिकल युक्त पानी होता है, अगर वो बाहर निकल रहा है तो उसके लिए वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, वो लगाना अनिवार्य होता है। कई इक्का दुक्का जो औद्योगिक इकाइयां उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर ने नहीं लगाया, जिसके कारण उनका सिर्फ
फाइलों में ही इस तरह के ऑर्डर जो है वो पड़े रहते हैं, और लेकिन ग्राउंड पे बात करें तो इस तरह के ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, जिसके कारण इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए रंजीव। तो फिलहाल आपने देखा रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कठुआ के अंदर जो AQI लेवल है वो पूरी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जिस तरह से वायु में प्रदूषण फैलता चला जा रहा है तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से जिला कठुआ के अंदर ये पूरा काम हो रहा है। लोगों को काफी तरीके से परेशानी हो रही है, बीमारियां उन्हें लग रही हैं, तो किस तरह से उन्हें निजात दिलानी है, इस पर काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और जिला डोडा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर प्रशासन का अड़ियल रवैया जो है वो छोटे छोटे बच्चों पर भारी पड़ रहा है। जिला डोडा प्रशासन का जो रवैया है वो पूरी तरह से बचपन पर भारी पड़ रहा है और चेनाब रीजन के अधीन आने वाले इस जिले में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन स्कूलों में छुट्टियों को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाया है। तो कश्मीर में ठंड के प्रकोप के मद्देनजर वहां के स्कूलों में छुट्टियां डाल दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बच्चे किस तरह से स्कूल पहुंच रहे हैं। चेनाब रीजन में यहां ठंड की वजह से प्रशासन को कोई भी फैसला नहीं अभी लेना पड़ा है। बार बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन प्रशासन ने कोई काम नहीं किया, जिससे लोगों में भारी रोष देखा गया है। डोडा प्रशासन छुट्टियों को लेकर आखिर क्यों फैसला नहीं ले पाया है, क्या कुछ वजह है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए किस तरह से वो स्कूल जा रहे हैं। ठंड का मौसम है, बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और साथ ही साथ बारिश जब हो रही है तो काफी तरीके से ठंड बढ़ रही है। लेकिन मैदानी इलाकों के अंदर भी इसी तरह से हालात जो हैं वो बने हुए हैं। इसी पर जानकारी लेंगे, वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आखिर क्यों फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं लिया गया है? देखिए, अगर हम खिते चनाब की बात करें, खास करके जिला डोडा की या किश्तवाड़ की हम बात करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठंड काफी ज्यादा पाई जा रही है। और कल भी जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि विंटर वेकेशंस की जो छुट्टियां नहीं पड़ रही हैं, उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। स्कूली बच्चे आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से इस ठंड में काफी ज्यादा उनको ठंड लग रही है। और बड़ी बात इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है कि हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में काफी सारे बच्चे हैं जिनको ठंड की वजह से जो बीमार हुए हैं, उनकी चेस्ट खराब हुई है या बाकी सारे जो दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो अभी तक सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया गया और खास करके खिते चनाब या बाकी सारे जो एरिया है, यहाँ के लोग परेशान भी और गुस्से में भी काफी ज्यादा है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो है विंटर वेकेशन की छुट्टियां वहां पे हुई हैं, अनाउंस की गई हैं, तो सिर्फ जम्मू डिवीजन के अंदर छुट्टियां नहीं अभी तक दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलजी साहब वहीं फोकस ज्यादा करते हैं कि यहाँ पे यहाँ वहां के एलजी साहब अलग हैं तो जो जम्मू डिवीजन के वो अलग हैं। तो सरकार को दोनों आंखें जो है बराबर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पे क्या दिक्कत है और किस तरह की परेशानी लोगों को आ रही है। जी, लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं वसीम, दूर दराज का इलाका है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर छुट्टियां घोषित कर दी गई, अब डिमांड डोडा के अंदर भी उठ रही है, पीर पंजाल के अंदर भी उठ रही थी। आपको नहीं लगता है कि जल्द से जल्द फैसला इस पर लेने की जरूरत थी? देखिए, फैसला लेने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और सरकार को पहले, और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ऊपर हायर अथॉरिटीज को लिखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे दिक्कत काफी ज्यादा आ रही है। तो इस चीज पे संज्ञान लेने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है और देखना चाहिए कि खिते चनाब के लोग अगर इस डिमांड को कर रहे हैं, ये डिमांड कितनी ज्यादा जरूरत है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। हाल ही में जब हमने उनके पेरेंट्स से बातचीत की थी, उनका ये मानना था कि अगर 2-3 दिन के अंदर छुट्टियां अनाउंस नहीं की जाएंगी तो हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़कों पे जब वो पेरेंट्स आएंगे तो फिर छुट्टियां अनाउंस होगी। तो इससे पहले ही जो है सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए और आने वाले टाइम में कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आए। जी, चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से काम करने की जरूरत है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन को गौर फरमाने की भी जरूरत थी। लेकिन उस बीच में आपने देखा कि किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाते जाते आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस पर बात हो रही थी वो मैं आपको बता दूं PM 2.5 है, जो कठुआ के अंदर इस वक्त है, जिस पर कठुआ प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।